नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, स्कोप और एनालिटिकल मेथड की क्लासिफिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। एनालिसिस साइंस की एक ब्रांच है जिसमें किसी भी फार्मास्यूटिकल सैंपल की क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन किया जाता है। अब ये क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन क्या होता है? क्वालिटेटिव यानी कि नाम से पता लग रहा है कि हम क्वालिटी चेक करेंगे किसकी, किसी भी फार्मास्यूटिकल सैंपल की। किसी भी फार्मास्यूटिकल सैंपल की हम क्वालिटी चेक करने को कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसमें हम चेक करते हैं कि हमारा एनालाइट कौन सा प्रेजेंट है सैंपल में। उद्देश्य वही रहता है कि हम केमिकल कंपोनेंट को पता लगाए कि कौन कौन सा प्रेजेंट है। अब हमारे केमिकल कंपोनेंट तो सैंपल में बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे ड्रग्स हो गया, जैसे पैरासीटामोल, सॉल्युबलाइजिंग एजेंट यानी कि जो ड्रग्स को सॉल्युबलाइज करेगा, जैसे इथेनॉल या फिर ग्लिसरीन। जैसे पैरासीटामोल केवल इथेनॉल में सॉल्युबलाइज होता है, तो तो पैरासीटामोल को इथेनॉल में सॉल्युबलाइज कर देंगे और फिर लिक्विड व्हीकल वाटर में डाल देंगे। लिक्विड व्हीकल जनरली वाटर होता है। और फ्लेवरिंग एजेंट जैसे कि कोई ड्रग्स बीटर होती हैं, तो उनको बीटर टेस्ट को मास्क करने के लिए फ्लेवरिंग एजेंट का एडिशन किया जाता है, जैसे पेपरमिंट ऑयल, सिट्रिक एसिड और सुक्रोज। सुक्रोज स्वीटनिंग एजेंट है जो कि सॉल्यूशन को थोड़ा स्वीट बना देगा। अब हमें अपने सैंपल को या फिर अपने सॉल्यूशन को, जो भी हमने ड्रग्स बनाई सॉल्यूशन को, उसको अच्छा दिखने के लिए कलर भी किया जाता है। अब अगर अच्छा दिखेगा तो वो बिकेगा भी सही, कि जिसका कलर बेकार होगा उसको देख के उल्टी आएगी फिर, तो इससे बढ़िया कलर अच्छा ही कर लो। तो कलर अच्छा करने के लिए इसमें कलरिंग एजेंट डाला जाता है, जैसे टर्मेरिक, कार्मीन और टार्ट्राजीन। वेटिंग एजेंट, अगर हमारा सॉल्यूशन सस्पेंशन है तो वेटिंग एजेंट डाला जाता है। वेटिंग एजेंट क्या करता है? सॉल्यूशन को या फिर सस्पेंशन को स्टेबल बनाता है। इसका एग्जांपल है पॉलीसॉर्बिडस सी, अल्कोहल, ग्लिसरीन और प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। अगर हमारा सॉल्यूशन इमल्सन है तो इसमें इमल्सीफाइंग एजेंट डाला जाएगा। ये भी इमल्सन को स्टेबल बनाता है, या कह सकते हैं कि दो इमिसिबल लिक्विड को मिसिबल बनाता है। इसमें लेसिथिन, गम अरेबिक, पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल ये सब आता है। तो ये सब के सब कंपोनेंट प्रेजेंट हो सकते हैं हमारे फार्मास्यूटिकल सैंपल में। तो हमें आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? केमिकल कंपाउंड को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? जैसे कि हमें इथेनॉल आइडेंटिफाई करना है, तो इन सभी कंपाउंड में से इथेनॉल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो उसको, या कोई भी केमिकल कंपाउंड को उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर ही आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज, फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कीटोन है, एस्टर ग्रुप है, ईथर ग्रुप है। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, उससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा इथेनॉल है। जैसे इथेनॉल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप है, तो उससे हम पता लगा सकते हैं। एलिमेंट कंपोजिशन कौन सा है, यानी कि कौन सा एलिमेंट, जो भी हमने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट पढ़े हैं वो सब एलिमेंट में आता है। जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, ये सब एलिमेंट ही है। तो एलिमेंट की कंपोजिशन क्या है उसको पता लगा सकते हैं, उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा एनालाइट कौन सा है, यानी स्पेसिफिक कंपाउंड कौन सा है उसको पता लगा सकते हैं। अच्छा, एनालाइट होता क्या है? एनालाइट वो जिसको हमें फोकसिंग केमिकल कंपाउंड है, यानी जिसके ऊपर हमें स्टडी करनी है। जैसे इथेनॉल के ऊपर हमें स्टडी करनी है, तो इथेनॉल हमारा एक एनालाइट हो गया। अच्छा, और किस किस बेसिस पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कलर इंटेंसिटी। मेल्टिंग पॉइंट, जैसे कि हम इथेनॉल है या अल्कोहल है, ग्लिसरीन है, इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जैसे अल्कोहल का मेल्टिंग पॉइंट -114.1 डिग्री सेल्सियस होता है। इस अगर जिसका भी इतना डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट मिलता है तो वो अल्कोहल होगा। ग्लिसरीन का
18.17 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ये सब मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पर भी पता लगा सकते हैं। अच्छा, अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है? क्वांटिटेटिव यानी कि जो हमने ऊपर एनालाइट को आइडेंटिफाई किया है वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है फार्मास्यूटिकल सैंपल में, कोई भी सैंपल में। जैसे हम इंडस्ट्री में गए, हमें सैंपल मिला, तो उसमें कितना अमाउंट एनालाइट का प्रेजेंट है, फोकसिंग एलिमेंट, या कितना, हम किस पे कर रहे थे फोकस, इथेनॉल पे कर रहे थे, तो इथेनॉल कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। इसमें गोल वही होता है कि हमें डिटरमाइन करना है केमिकल कंपोनेंट कितने अमाउंट में प्रेजेंट है सैंपल में। सेमी क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, इसमें हम क्वालिटी भी चेक करेंगे और क्वांटिटी भी चेक करेंगे। जैसे क्वालिटी और क्वांटिटी, जैसे मान लो हमारे पास कोई सैंपल है, उसमें इम्प्योरिटीज़ कौन सी है, क्लोराइड की है, आर्सेनिक की है, या फिर बिस्मथ की है, किसकी इम्प्योरिटीज़ है, उसको कहते हैं क्वालिटेटिव, यानी हमने क्वालिटी चेक कर ली। अब कितने अमाउंट में है, जैसे क्लोराइड की इम्प्योरिटी कितने अमाउंट में है, उसको हम कहेंगे क्वांटिटेटिव। तो सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो गई, यानी क्वालिटी भी चेक करी, क्वांटिटी भी चेक करी। जैसे एग्जांपल लिमिट टेस्ट, अगर क्लोराइड की इम्प्योरिटीज़ है तो कितने अमाउंट में है, तो इसमें हम लिमिट टेस्ट, तुम आगे पढ़ोगे कि लिमिट टेस्ट कैसे करते हैं, कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं और एक टेस्ट सॉल्यूशन बनाते हैं, दोनों को ऑब्जर्व करते हैं, टर्बिडिटी देखते हैं, कलर इंटेंसिटी देखते हैं। जैसे मान लो क्लोराइड का हमने बनाया है स्टैंडर्ड, तो उसकी टर्बिडिटी देखेंगे, यानी धुंधलापन। स्टैंडर्ड की टर्बिडिटी ज़्यादा होनी चाहिए टेस्ट सॉल्यूशन की टर्बिडिटी के कंपैरिजन में। अगर, यानी कि कह लो, यू कह सकते हो कि टेस्ट सॉल्यूशन की टर्बिडिटी स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में कम होनी चाहिए, तभी वो लिमिट टेस्ट पास करेगा और मार्केट में आ पाएगा। एनालिसिस करने के लिए कौन कौन सी प्रोसेस होती है, प्रोसेस इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? आइडेंटिफिकेशन होता है कि हमने आइडेंटिफाई किया कौन सा एनालाइट है। डिटर्मिनेशन, क्वांटिफिकेशन कितना अमाउंट में है। प्यूरिफिकेशन, सब्सटेंसेस जो भी हमने देखा है उसको प्यूरिफाई करना। सेपरेशन, कंपोनेंट का मिक्सचर से, सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर से सेपरेशन करना है जो भी हमने एनालाइट पता किया है। और डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड की स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन, यानी कि हम उस पर स्टडी कर रहे हैं, तो वो ये सारी प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट आता है स्कोप। स्कोप यानी कि कहाँ कहाँ पर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को या एनालिटिकल केमिस्ट्री को अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली इसका इम्पोर्टेंस ड्रग्स या फिर मेडिसिन के क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए और स्टैंडर्डाइज करने के लिए एनालिसिस का उपयोग किया जाता है। अब कौन कौन सी फील्ड में यहाँ कहाँ पर इसका यूज़ होता है, जैसे बायोलॉजिकल सैंपल एस्टिमेशन, फूड डिटर्मिनेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन डिटर्मिनेशन, डेयरी प्रोडक्ट एस्टिमेशन, सॉइल स्टडी, फॉरेंसिक डिटर्मिनेशन, पेस्टिसाइड एस्टिमेशन इन फूड एंड वेजिटेबल्स। इन सब फील्ड में एनालिसिस का ही उपयोग होता है। अब बायोलॉजिकल सैंपल एस्टिमेशन में कैसे, बायोमेडिकल साइंस में एनालिसिस का उपयोग होता है। इसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जाता है। जो भी हमारे पास बायोलॉजिकल सैंपल है, जैसे ब्लड, यूरिन, स्टूल, स्पुटम, इनका केमिकल एनालिसिस करके डायग्नोज करते हैं हम डिजीज़ को, कि डिजीज़ कौन सी है उसको डायग्नोज करते हैं। जैसे ब्लड को हमने केमिकल एग्जामिनेशन किया, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल मान के चलो, या होता है नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ब्लड में से लेकर 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इतना रेंज होनी चाहिए नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज की। अब अलग अलग कंडीशन में होती है, फास्टिंग में कुछ और होती है, खाना खाने के बाद कुछ और होती है, खाना खाने से पहले कुछ और होती है, तो ये सब अलग अलग होती है। तो मैंने एक नॉर्मल रेंज ले ली, 70 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए ब्लड ग्लूकोज लेवल। अगर इस लेवल से ज़्यादा होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी 100 से ज़्यादा जाता है, बहुत ज़्यादा चला गया, 170, 180, 200 तक पहुंच जाता है, तो वो हाइपरग्लाइसेमिया कंडीशन बन जाती है। डायबिटीज़ मेलाइटस कंडीशन आ जाती है इसमें। फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल को डाउन करना होता है इंसुलिन देकर, या फिर अगर जिसको डायबिटीज़ मेलाइटस जिसको नहीं हो रखी है, खाली ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा है, तब उसमें इंसुलिन रिलीज होगा। अब भाई डायबिटीज़ मेलाइटस बहुत टाइप की होती है,
टाइप 1, टाइप 2, ये सब टाइप की होती है। तो इसमें इंसुलिन कभी कभार रिलीज़ नहीं होता है, किसी में इंसुलिन नहीं रिलीज़ होता है, किसी किसी में बनता नहीं है। तो अलग अलग टाइप में अलग अलग डेफिनेशन होती है। तो इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज करता है। ये जब हाइपर ग्लाइसेमिया कंडीशन आती है तब इंसुलिन रिलीज होगा और जो एक्सेस में ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर में स्टोर कर देगा या बाकी के बॉडी के पार्ट्स में स्टोर कर देगा। और अगर इस लिमिट से यानी 70 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ब्लड ग्लूकोज लेवल से कम जाता है तो वो हाइपोग्लाइसेमिया कंडीशन बन जाती है। इस केस में ग्लूकागोन रिलीज होगा और ग्लूकागोन ग्लाइकोजेनोलाइसिस करेगा, यानी ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करेगा और ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देगा या नॉर्मल कर देगा। अच्छा, तो ये सब हमने पढ़ लिया। वापस टॉपिक पे आए तो यूरिन का केमिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें बहुत सारी टाइप की डिजीज़ मिलती हैं, डायग्नोस करते हैं कि ये डिजीज़ हो सकती है। जैसे किडनी में नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन में पीसीटी और डीसीटी पार्ट में ग्लूकोज 100% रीएब्जॉर्ब हो जाता है, या कह लो जितने भी न्यूट्रिएंट्स उसमें यूरिन फॉर्मेशन के दौरान पीसीटी डीसीटी में आए हैं तो वो दोबारा से रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें यूरिन में से ग्लूकोज या न्यूट्रिएंट्स रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाता, स्पेशली ग्लूकोज रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाता और वो यूरिन में आने लगता है, तो वो कंडीशन ग्लाइकोसूरिया होती है। अब अगर प्रोटीन आता है, प्रोटीन भी 100% रीएब्जॉर्ब होना चाहिए था, लेकिन अगर वो यूरिन में आता है तो प्रोटीनूरिया कहलाता है कंडीशन। तो ये डिजीज़ को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब स्टूल और स्पुटम को एग्जामिनेशन करके हम डिजीज़ पता करते हैं। जैसे कि माइक्रोब्स हम अगर चेक करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को चेक करेंगे माइक्रोस्कोप से, तो जैसे विब्रियो कोलोरी को हमने डिटेक्ट किया तो हम कह देंगे कि भाई उसको कोलेरा डिजीज़ हुई है, क्योंकि विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया कोलेरा को कॉज करेगा। तो ये इससे हम केमिकल एग्जामिनेशन करके पता कर सकते हैं। फूड डिटर्मिनेशन में केमिकल एनालिसिस का उपयोग किया जाता है। जैसे फूड डिटर्मिनेशन, जो भी पैक्ड फूड है या फिर खुला हुआ फूड है उसकी हम इम्प्योरिटीज़ को चेक करते हैं, या क्या उसमें क्या क्या इम्प्योरिटीज़ हैं या प्योरिटी उसकी कैसी है, क्वालिटी चेक करते हैं, सेफ्टी चेक करते हैं कि कंज्यूमर के द्वारा वो खाने लायक है या नहीं है। ये फूड की डिटर्मिनेशन की जाती है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन डिटर्मिनेशन, जो भी पॉल्यूटेंट एनवायरमेंट में प्रेजेंट है वो भी डिटेक्ट किया जाता है एनालिसिस के थ्रू। इसमें भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस की जाती है कि कौन सा है एनालाइट या कह लो कौन सा पॉल्यूटेंट है जो कि हाई मात्रा में है। तो पॉल्यूशन अगर ज़्यादा होता है तो वो भी डिटेक्ट आ जाता है। एयर का, वाटर का और सॉइल का इसमें एस्टिमेशन किया जाता है, केमिकल एनालिसिस किया जाता है। पॉल्यूटेंट को के अमाउंट को, पॉल्यूटेंट को और पॉल्यूटेंट के अमाउंट को डिटरमाइन किया जाता है। इसमें रिवर का, रेन का, वाटर का पीएच चेक किया जाता है और एनवायरमेंट को फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इन सब को भी डिटरमाइन किया जा सकता है केमिकल एनालिसिस के थ्रू। डेयरी प्रोडक्ट एस्टिमेशन में जो भी डेयरी प्रोडक्ट है जैसे घी हो गया, मिल्क हो गया, बटर हो गया और दही हो गया, इन सब की भी प्योरिटी चेक की जाती है। इसमें कोई इम्प्योरिटी तो नहीं है, मिलावट तो नहीं है। तो ये सब डेयरी प्रोडक्ट एस्टिमेशन में भी एनालिसिस का उपयोग होगा। सॉइल स्टडी, यानी सॉइल की स्टडी के लिए भी क्वालिटी, सॉइल की स्टडी के लिए भी एनालिसिस की आवश्यकता होती है। इसमें सॉइल की क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं कि सॉइल में क्या क्या प्रेजेंट है। पीएच सॉइल का चेक किया जाता है, सॉइल की फर्टिलिटी चेक की जाती है एनालिटिकल केमिस्ट्री के थ्रू। फॉरेंसिक डिटर्मिनेशन में किया जाता है, जैसे कि आता है ना एक शो सीआईडी वाला, तो उसमें पॉइजन वगैरह डिटेक्ट किया जाता है। तो ये केमिकल एनालिसिस के थ्रू ही कर सकते हैं। जैसे किसी पर्सन को या तो उसने गलती से खा लिया या फिर किसी ने एक्सीडेंट, या तो उसने गलती से खा लिया या फिर किसी ने उसको जानबूझ के दे दिया खून करने के वास्ते, तो उसने कौन सा पॉइजन खाया है या दिया गया है और कितने अमाउंट में खाया है या कब खाया है, ये भी डिटेक्ट किया जाता है फॉरेंसिक एस्टिमेशन में। पेस्टिसाइड एस्टिमेशन, यानी पेस्टिसाइड को फूड और वेजिटेबल्स में डिटेक्ट किया जाता है। अगर पेस्टिसाइड पाया जाएगा तो वो मार्केट में फूड नहीं आता है।
जैसे पेस्टिसाइड बहुत सारे होते हैं। पेस्टिसाइड जैसे कि डीडीटी हो गया, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, और मेलाथियोन हो गया, परमिथियोन हो गया, वारफरीन हो गया। ये ऐसे बहुत सारे पेस्टिसाइड्स होते हैं जिनका उपयोग पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। जो फसल होती है ना, उनको बर्बाद कर देते हैं पेस्ट, तो उनको कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड छिड़काव किया जाता है। उनमें से एक डीडीटी एक ऐसा पेस्टिसाइड है जो कि फूड और वेजिटेबल्स, यानी कि कह सकते हैं प्लांट में एब्जॉर्ब होता है, यानी प्लांट उस डीडीटी को एब्जॉर्ब करेगा और स्टोर कर देगा फूड और वेजिटेबल्स में। फिर उसको मनुष्य लोग खाते हैं तो उससे पॉइजन होगा, डिजीज कॉज होगी। तो इसलिए डीडीटी बहुत पॉइजनस होने के कारण उसको फिर बाद में बैन कर दिया जाता है। बैन कर दिया जाता है तो फिर अब फूड और वेजिटेबल में अगर पाया गया तो उसको फिर मार्केट में नहीं आने दिया जाता है। किसके थ्रू? फूड सेफ्टी के थ्रू। अच्छा, अब नेक्स्ट आता है एनालिटिकल मेथड की क्लासिफिकेशन। एनालिटिकल मेथड की क्लासिफिकेशन दो टाइप का है, इंस्ट्रूमेंटल और नॉन इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंटल में इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है एनालिसिस के लिए, और नॉन इंस्ट्रूमेंटल में केमिकल्स के द्वारा ही खेलना होता है, यानी कि इसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट का उपयोग नहीं होगा। अच्छा, इंस्ट्रूमेंटल में आगे फर्दर डिवीज़न है। इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड, इसमें आता है इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री, कंडक्टोमेट्री, कोलोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री और वॉल्यूमेट्री जैसे आते हैं। ये वैसे इसके एग्जाम्पल है इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड के। अब क्लासिफिकेशन लिखनी है तो तुम ऐसा लिखोगे सीधा डायरेक्ट। इसकी क्लासिफिकेशन लिखनी है एनालिटिकल मेथड की तो तुम ऐसे लिख लोगे। स्पेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड आता है फिर इंस्ट्रूमेंट में ही। इसमें आता है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, फ्लोरोमेट्री और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर मतलब इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और फिर इसके बाद फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, टर्बिडिमेट्री और नेफिलोमेट्री, कोलोरीमेट्री। कोलोरीमेट्री में फर्दर दो टाइप आते हैं, आयन पेयर एक्सट्रैक्शन और कलर डेवलपमेंट बाय क्रोमोजेन। फिर इसके बाद क्रोमेटोग्राफी में आगे आता है जीसी यानी गैस क्रोमेटोग्राफी, एचपीएलसी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, टीएलसी यानी थिन लेयर्ड क्रोमेटोग्राफी, एचपीटीएलसी हाई परफॉर्मेंस। इसमें एक और आता है, इसका ये नाम नहीं है, इसका नाम है एचपीटीएलसी आता है, एचपीटीएलसी आएगा, इधर एल लगाना भूल गया मैं, गलत हो गया। एचपीटीएलसी हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर्ड क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट आता है अदर टेक्निक। अदर टेक्निक में आता है RIA। RIA इज दी रेडियो इम्यूनो एसे। और फिर आता है एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। फिर नॉन इंस्ट्रूमेंटल में जिसमें इंस्ट्रूमेंट का उपयोग नहीं होगा, इसमें आता है टाइट्रीमेट्री और ग्रेविमेट्री। टाइट्रीमेट्री में एसिड बेस और रिडोक्स, प्रेसिपिटेशन, नॉन एक्वस और कॉम्प्लेक्सोमेट्री। और ग्रेविमेट्री में कुछ नहीं आएगा, बस ये ऐसी है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब इससे ज़्यादा अगर जाएंगे तो लेंथी वीडियो हो जाएगी, वैसे भी पहली वीडियो है ये।